हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। तो आज एमसीक्यू सीरीज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करिए, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिपेंडेंट, एंटरप्रेन्योर्स आर रिलेक्टेंट टू रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स हैव हाई डिग्री ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, entrepreneurs become successful by hereditary support and entrepreneurs work to realize their dreams। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी entrepreneurs की? क्या होगा इसका राइट आंसर? ए सी डी ओनली, ए सी ई ओनली, बी सी ई ओनली, या फिर सी डी एंड ई ओनली? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ए सी एंड ई ओनली। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया है एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिपेंडेंट। सो बिल्कुल सही बात है, एंटरप्रेन्योर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को रन करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर रिलेक्टेंट टू रिस्क टेकिंग। सो बिल्कुल नहीं, एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए रिस्क लेते हैं, क्योंकि जब भी आप एक नया एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हो तो रिस्क तो आपको वहां पर लेना ही होगा। सो एंटरप्रेन्योर्स जनरली रिलेक्टेड नहीं होते हैं टू द रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स हैव हाई डिग्री ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जब अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पैशन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उनमें हाई डिग्री ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो देखी जाती है। एंटरप्रेन्योर्स बिकम सक्सेसफुल बाय हेरिडिटरी सपोर्ट। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये हो सकता है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को हेरिडिटरी सपोर्ट मिलता है, उसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा था और वो उसी बिजनेस को आगे रन कर रहा है, तो वहां से वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट होगी, कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगी। अगर किसी एंटरप्रेन्योर के पास हेरिडिटरी सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। तो इसलिए हमारी डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स वर्क टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, ये बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं टू रियलाइज देयर ड्रीम्स। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए सी एंड ई ओनली। ठीक है। Second question is, which of the following scholar states that entrepreneur is proprietary capitalist, a supplier of capital, and at the same time works as a manager intervening between the labor and capital? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एडम स्मिथ, पीटर एफ ड्रकर, जीन बैप्टिस्ट से, या फिर जोसेफ स्कम्पीटर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको फेमस स्कॉलर्स के क्या व्यू थे रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको बताना होता है। तो इस आंसर का करिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, एडम स्मिथ। सो एडम स्मिथ ने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटल को लेकर के आ रहा है मार्केट में। ही और शी इज द सप्लायर ऑफ कैपिटल, कि आपके पास कैपिटल है और आप उसको बिजनेस में लेकर आ रहे हो, उसे मार्केट में लेकर के आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप एज ए मैनेजर भी वर्क कर रहे हो और इंटरवीन कर रहे हो बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच आप इंटरवीन कर रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो टू रन योर बिजनेस। ये कहा एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन है political factors play a huge role in the development of entrepreneurship in a given geographical area, और इसका रीजन दिया हुआ है politicians influence the type of market that is in place। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे ये सवाल आपसे पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं? क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं? क्या असर्शन गलत है, रीजन गलत है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? Right answer will be option number 1, both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion। तो क्यों है ये आंसर, इसको देख लेते हैं। सो assertion बोल रही है political factors play a huge role in development of entrepreneurship in a given geographical area। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो भी political factors होते हैं, जैसे कि political stability, political philosophy, तो ये सारे जो factors हैं ये entrepreneurship को किसी particular area में influence करते हैं। और reason है कि politicians influence करते हैं type of market that is in place। तो किस टाइप का मार्केट होगा, क्या ये पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट में होगी, उसकी क्या फिलॉसफी है, क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी है रिगार्डिंग द बिजनेस, रिगार्डिंग द स्टार्टअप, रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, वो इन्फ्लुएंस करेगी कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो अगर एक गवर्नमेंट है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सोशलिस्ट फिलॉसफी पे चलती है, तो
उस वहाँ पर जो बिजनेस होगा वो एक अलग तरह से होगा। अगर वो कैपिटलिस्ट फिलोसफी पे चलती है तो वहाँ पर जो बिजनेस सेक्टर होगा वो अलग तरीके से काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप ऑफ मार्केट को, ठीक है, और पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि आपको पॉलिसीज में एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। पॉलिटिकल फिलोसफी मैंने को बता दिया, ये भी इन्फ्लुएंस करती है। क्वालिटी क्या है पॉलिटिकल लीडरशिप की, जो भी लीडर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसका एक इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट में, उसकी क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसको इन्फ्लुएंस करेगी। और ओवरऑल जो पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की वो क्या है, वो भी आपकी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करने वाली है इन ए जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। Fourth question is Stri Shakti package is a unique scheme run by dash supporting entrepreneurship among women. So women entrepreneurship की एक स्कीम है स्त्री शक्ति पैकेज। इसको कौन रन करता है? HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र? What will be the right answer? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो याद रखिएगा स्त्री शक्ति पैकेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसको रन करता है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रन की जाने वाली ये स्कीम है स्त्री शक्ति पैकेज। ये एक यूनिक स्कीम है जिसका पर्पस है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना अमंग वुमेन। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम कंसेशंस। कोई भी एंटरप्राइज जिसमें 50% ऑफ शेयर कैपिटल वुमेन द्वारा ओन्ड है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एंटरप्राइज इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए क्वालिफाइड है। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रन करता है स्त्री शक्ति पैकेज। Fifth question is the forces of custom values, the rigidity of status and the restrict of new ideas and of the exercise of intellectual curiosity combine to create an atmosphere ideal to experiment and innovation. The above statement describes which of the following view of entrepreneurship? तो ये जो ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये किससे रिलेटेड है? कौन सा व्यू है ये एंटरप्रेन्योरशिप का? इकोनॉमिस्ट व्यू, फिलोसफर व्यू, सोशियोलॉजिस्ट व्यू या फिर साइकोलॉजिस्ट व्यू? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 सोशियोलॉजिस्ट व्यू। तो देखिए सोशियोलॉजिस्ट ने आर्ग्यू किया कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको ऐसी जगह पर फ्लरिश होता हुआ दिखेगा, ऐसी जगह पर एमर्ज होगा जहां पर जो सोशल कल्चर है वो कुछ इस टाइप का सोशल कल्चर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को ओवरऑल प्रमोट करता है। एक स्पेसिफिक सोशल कल्चर होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा, न्यू आइडियाज को प्रमोट करेगा, वहां पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगी। तो सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसी जगह पर जहां पर सोशल जो फैक्टर्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो रिजिडिटी ऑफ स्टेटस है, क्या वहां पर नए आइडियाज को प्रमोट किया जाता है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को क्या प्रमोट किया जाता है। तो अगर ये सारी चीजें कंबाइंड रहेंगी तो ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगी, वहां पर आपको इनोवेशन देखने को मिलेगी, ये कहा सोशियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगर आप यहां से देख पाते हैं कस्टम्स वैल्यूज, तो ये जो है वो सोशल फैक्टर्स से होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सोशियोलॉजिस्ट व्यू। Next question is factors supporting establishing climate for entrepreneurship in an organization। तो कौन से फैक्टर्स हैं इन चारों में से जो सपोर्ट करता है entrepreneurship climate in an organization? Experimentation, trial and error is encouraged, failures not allowed, barriers to new product creation and development and limited resources with short term goals। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पर प्रमोट करेगा entrepreneurship climate in an organization? तो देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले था कि लिमिटेड रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म गोल्स। तो जहां पर सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस होगा और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं हो पाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जहां पर इंप्लॉइज को एक ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करती है टू वर्क ऑन न्यू आइडियाज। तो अगर शॉर्ट टर्म गोल्स पे ही आपका फोकस है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बैरियर्स टू न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, तो अगर आप नई प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं करोगे, डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप फ्लरिश नहीं होगी। फेलियर्स अगर अलाउड नहीं है तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप नए आइडियाज पे काम करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप फेल भी होगे। तो अगर फेलियर्स अलाउड ही नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट करोगे? लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंटेशन को ट्रायल एंड एरर से
कुछ करना प्रमोट कर रहे हो, नई चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन को प्रमोट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का क्लाइमेट जो है वो प्रमोट होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन की, रिम्यूनरेशन आप किस टाइप का दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस टाइप का है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में प्रमोट किया जाता है इनोवेशन को तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फ्लरिश करेगी। कम्युनिकेशन की कितनी ओपननेस है, अगर आपके पास नया आइडिया है, अगर आप उसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं हो पाएगी। आपका ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सनल ट्रेट्स हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे। और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तो जो भी टेक्नोलॉजी है लगातार ग्रो हो रही है, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, अगर कंपनी उसको एक्सेप्ट कर रही है तो वहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है वो प्रमोट होगा। अगर आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, नई एडवांसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं है, तो वहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रमोट नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन कैन हेल्प टू प्रोवाइड ए टेम्पररी कंपिटिटिव एडवांटेज व्हेन। तो इनोवेशन आपको कंपिटिटिव एडवांटेज कब प्रोवाइड करेगी? टेम्पररी कंपिटिटिव एडवांटेज, इसको याद रखना, टेम्पररी बोला है। बैरियर्स टू एंट्री आर हाई, बैरियर्स टू इमिटेशन आर लो, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर डिफिकल्ट टू एनफोर्स, बैरियर्स टू एंट्री आर लो, या फिर देयर आर फ्यू अदर कंपिटिटर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैरियर्स टू इमिटेशन आर लो एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर डिफिकल्ट टू एनफोर्स। तो देखो, अगर आपने कोई इनोवेशन करी तो उसको जो कंपिटिटिव एडवांटेज है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो टेम्पररी कब रहेगा, टेम्पररी बेसिस के ऊपर कब रहेगा, वो परमानेंट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो बैरियर्स टू इमिटेशन है वो लो है, क्योंकि आपकी जो इनोवेशन है उसको कोई और भी अडॉप्ट कर सकता है। अगर कोई इजिली अडॉप्ट कर पाएगा तो आपको उसका एडवांटेज परमानेंट नहीं मिल सकता, वो टेम्पररी होगा। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर इनको डिफिकल्ट एनफोर्स करना, आपको पेटेंट नहीं मिल पा रहा है, आपको कॉपीराइट नहीं मिल पा रहा है, तो कोई भी आपकी जो इनोवेशन है उसको कॉपी कर लेगा, तो आपका जो कंपिटिटिव एडवांटेज है फिर टेम्पररी रहेगा, वो परमानेंट कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is, the concept of small scale industries was brought to the fore by the। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कंसेप्ट को हम सबसे पहली बार कब लाए थे, कब इसके ऊपर सबसे पहली बार फोकस किया गया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 2016। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। तो 1977 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो इस पॉलिसी ने जो स्पेशल फोकस है वो किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन भी किया, टाइनी यूनिट्स को इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 1 लाख है, ठीक है, और वो टाउन्स या विलेजेस में लोकेटेड है जहां पर पॉपुलेशन लेस देन 50,000 है एज पर द 1971 सेंसस, उसे हम कह देंगे एक टाइनी यूनिट, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और स्पेशल फोकस था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज a specialized firm that finances यंग स्टार्टअप कंपनीज। तो कौन सी फर्म है, स्पेशलाइज्ड फर्म है जो यंग एंड स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस करती है? फाइनेंस कंपनी, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वेंचर कैपिटल फर्म, या फिर स्मॉल क्रिएशन कंपनी, स्मॉल क्रिएशन कॉर्पोरेशन। सो काफ़ी आसान सवाल था ये, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेंचर कैपिटल फर्म। सो वेंचर कैपिटल फर्म क्या होती है? ये एक ऐसी फर्म होती है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनकम को गेन करते हैं कुछ वेल्दी पीपल से, और उनकी खुद की भी फाइनेंसेस होते हैं जिनको ये यूज़ करते हैं ऐसे बिजनेसेस में जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हों, ठीक है, जिनको ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं वो लोन ना दें। तो वेंचर कैपिटल फर्म ऐसी फर्म होती है जो यंग एंड स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस करती है, क्योंकि जब आप एक नए बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, आपके पास एक यूनिक आइडिया है, तो उसे हो सकता है कि बैंक लोन ना दे। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं जो उस आइडिया को इवेल्युएट करके, अगर उन्हें उस आइडिया में वैल्यू लगती है तो उसमें वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो रिस्की
काफ़ी ये इन्वेस्टमेंट होती है जो भी वेंचर कैपिटल फॉर्म्स करती हैं, ठीक है, क्योंकि यंग एंड स्टार्टअप कंपनीज में इनको इस पैसे को इन्वेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is women entrepreneurship platform has three pillars. Which of the following is not one of them? तो women entrepreneurship platform जिसे नीति आयोग ने लॉन्च किया था, इसके 3 पिलर्स हैं। आपको बताना है ये जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पिलर नहीं है। इच्छा शक्ति, देवी शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ओनली, बी ओनली, बी एंड सी ओनली, या फिर डी ओनली? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, बी ओनली। तो देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था मार्च 2018 में। इसको लॉन्च किया गया था बाय द नीति आयोग। और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उनको उनके साथ मिलकर इस तरह से काम करें कि हम ओवरऑल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकें। सो इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों कोलैबोरेटिवली यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। सो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के 3 पिलर्स हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड कर्म शक्ति। यानी कि सबसे पहले आप मोटिवेट करो वुमेन्स को कि वो एंटरप्रेन्योर बने, यानी कि इच्छा शक्ति को जगाओ। उसके बाद उनको नॉलेज दो, ज्ञान दो कि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। जो भी रिक्वायरमेंट है नॉलेज की उनको प्रोवाइड करो, उसको हमने कहा ज्ञान शक्ति। और उसके बाद उन्हें फैसिलिटेट करो बिजनेस को चलाने में, रन करने में, यानी कि कर्म शक्ति, ठीक है। सो देवी शक्ति इसका पार्ट नहीं है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ओनली। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 पिलर्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप platform. Next question is dash is often an integration of all the functional plans such as finance, marketing, manufacturing and human resources. तो फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन करके एक फंक्शनल प्लान हम बनाते हैं, वो क्या होता है? फिजिबिलिटी प्लान, बिजनेस प्लान, विजन प्लान या फिर एंटरप्रेन्योर्स प्लान? सो काफी आसान सवाल है, आई होप आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या होता है? ये एक ऐसी फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें जो भी एंटरप्राइज है जिसको हम सेटअप करने जा रहे हैं उसके सभी प्लान्स के बारे में दिया होता है। तो जब भी एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को सेटअप करता है तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो बिजनेस प्लान को बनाए। बिजनेस प्लान में हर तरह की डिटेल दी जाती है कि एक कंपनी क्या है, उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो मार्केटिंग कैसे करेंगे, फाइनेंसिस को अरेंज कहाँ से करेंगे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होगी, ऑपरेशनल प्लान क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को वो कहाँ से लेकर के आएंगे, जो इंप्लॉयज़ है कहाँ से हायर करेंगे, उनकी जो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज हैं उनके एम्प्लॉयज़ में वो क्या होनी चाहिए, वो रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी डिटेल जो है वो बिजनेस प्लान में दी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि बिजनेस प्लान एक इंटीग्रेशन है ऑफ ऑल द फंक्शनल प्लान जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स ये सारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following unit cannot be considered in MSMEs? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कौन सी यूनिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे? 5 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हुई हैं। माइक्रो यूनिट हैविंग 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, स्मॉल यूनिट हैविंग 20 करोड़ ऑफ टर्नओवर, मीडियम यूनिट हैविंग 250 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, माइक्रो यूनिट हैविंग 5 करोड़ ऑफ टर्नओवर एंड स्मॉल यूनिट हैविंग 60 करोड़ ऑफ टर्नओवर। तो इस क्राइटेरिया में से कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको हम कंसिडर नहीं करेंगे इन MSMEs? A and C only, C and E only, C, D and E only, या फिर all can be considered MSMEs? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको डेटा पूरा याद होना चाहिए। MSME से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है टू कंसिडर अ यूनिट एंड इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो बट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सी एंड ई ओनली। तो क्यों होगा ये, देखते हैं इसको। तो देखो जो डेफिनेशन है MSMEs की, 2006 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन पहले हुआ करती थी। तो इसमें 2 टाइप्स के MSMEs को लिया गया था। जो MSMEs की कैटेगरीज थी उनको 2 टाइप्स में बांट दिया गया था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। और जो क्राइटेरिया था इनकी डेफिनेशन का वो था सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन जून 2020 में जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया कैबिनेट ने, ठीक है। इसमें जो टाइप है उसको एक ही कर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को यहाँ पर क्लब कर दिया गया।
और जो क्राइटेरिया है इनकी डेफिनेशन का वो हो गया इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, तो दो क्राइटेरिया हो गए। तो अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया माइक्रो यूनिट हैविंग 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, तो माइक्रो यूनिट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ इन मशीनरी, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये हम इसको हम कंसिडर करेंगे एक एमएसएमई में, माइक्रो यूनिट ये हो जाएगी। स्मॉल यूनिट हैविंग 20 करोड़ ऑफ टर्नओवर, तो स्मॉल यूनिट है उसका टर्नओवर बोला गया 20 करोड़, सो 5 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में है, इसलिए इसको भी हम सही कंसिडर करेंगे, एमएसएमई में आ जाएगी। मीडियम यूनिट हैविंग 250 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, तो देखो मीडियम यूनिट में बोला गया टर्न ओवर, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन 250, इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 करोड़, तो 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है तो उसको हम मीडियम एंटरप्राइज बोलेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो है 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, इसलिए हमारी सी जो स्टेटमेंट है ये एमएसएमई में कंसीडर नहीं होगी। माइक्रो यूनिट हैविंग 5 करोड़ ऑफ टर्नओवर, तो बिल्कुल सही बात है, माइक्रो यूनिट है 5 करोड़ का टर्नओवर है। और स्मॉल यूनिट हैविंग 60 करोड़ ऑफ टर्नओवर, तो स्मॉल यूनिट में 60 करोड़ का टर्नओवर, तो देखिए टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में होना चाहिए। 60 करोड़ बोला गया है, इसलिए सी और ई स्टेटमेंट्स को हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएसएमई सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर या फिर फोर्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया में तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन अवर कंट्री, ठीक है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर क्या है? एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई सेक्टर आता है। सो अराउंड 40% ऑफ इंडिया की जो वर्क फोर्स है वो वर्क करती है एमएसएमई सेक्टर में। ऑलमोस्ट 120 मिलियन पीपल्स को ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसलिए एमएसएमई सेक्टर हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू केवीआईसी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ विलेज इंडस्ट्री। सो विलेज इंडस्ट्री हम किसको कंसिडर करेंगे? एज पर द खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरियाज पॉपुलेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 10,000 एंड फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ एन आर्टिसन और वर्कर डज नॉट एक्सीड 1,000 रुपी। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है पॉपुलेशन 20,000 एंड फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड 1,000 रुपीज। थर्ड ऑप्शन में ये 10,000 है आपकी पॉपुलेशन और पर हेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ एन आर्टिसन इज 2,000 रुपीज। एंड फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर ये बोल रहा है पॉपुलेशन आपकी 20,000 और फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिसन इज 2,000 रुपीज। सो बट विल बी द राइट आंसर, क्या राइट डेफिनेशन होगी विलेज इंडस्ट्री की एज पर द खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन? देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने कहा कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो विलेज और रूरल इंडस्ट्रीज में लोकेटेड है, जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा नहीं है और जो इंडस्ट्री है वो गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, विद और विदाउट यूज ऑफ पावर, तो दोनों को ही यहाँ पर कंसिडर किया गया है। और इसमें जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिसन है वो एक्सीड नहीं होने चाहिए 1,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने कहा कि कोई भी इंडस्ट्री जो रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में लोकेटेड है, गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, विद और विदाउट यूज ऑफ पावर, जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ऊपर नहीं है और जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिसन है, वर्कर है, वो 1,000 से ऊपर नहीं है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एक विलेज इंडस्ट्री। सो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज नीड ऑफ द आर एंड गवर्नमेंट शुड मेक कॉन्क्रीट पॉलिसी रिगार्डिंग इट। और इसका रीजन दिया हो कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूट नियरली 28% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है? क्या रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को या नहीं? असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, या फिर रीजन करेक्ट है या फिर असर्शन इनकरेक्ट है? व्हाट विल बी द राइट आंसर?
राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एग्रीकल्चर सेक्टर में नीड ऑफ द आर है, बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट को उसको रिगार्डिंग एक कॉन्क्रीट पॉलिसी जो है वो बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर बहुत सारी पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो निर्भर करती है। और उसका रीजन दिया हो कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है नियरली 28% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये भी सही बात है यहाँ पर, और इसलिए रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि गवर्नमेंट शुड टेक appropriate efforts and make a concrete policy to promote the entrepreneurship in agriculture sector। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 28% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है एग्रीकल्चर सेक्टर इन अवर कंट्री। लाइट सेक्टर क्या होता है? लाइट सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पशुपालन है, फूलों की खेती है, फिशरीज है, तो इन सबको हम एग्रीकल्चर के लाइट सेक्टर में यहाँ पर काउंट करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Next question is, any industry located in rural areas, village or town with a population of 20,000 and below and an investment of 3 crore in plant and machinery is classified as village industry. This definition of rural industry has been given why? तो ये आपको definition दी हुई है यहाँ पर rural industry की, इसको किसने दिया है? KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, या फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन? बट विल बी द राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ विलेज इंडस्ट्रीज की, केवीआईसी की डेफिनेशन अलग है और गवर्नमेंट एक अलग डेफिनेशन भी है इसकी देती है। सो केवीआईसी वाली डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी इंडस्ट्री जो रूरल एरियाज में लोकेटेड है, जहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 के ऊपर नहीं है, इसके नीचे है, और जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 3 करोड़ के नीचे है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक विलेज इंडस्ट्री है। जो केवीआईसी वाली डेफिनेशन है वहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का जिक्र नहीं हुआ है, वहाँ पर जिक्र है जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है पर हेड, आर्टिसंस के पर हेड कितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हुई है, वो 1000 रुपीज़ से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये केवीआईसी ने बोला है। प्लांट एंड मशीनरी में टोटल इन्वेस्टमेंट की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग डेफिनेशन में करी है, और यहाँ पर पॉपुलेशन है 20,000 की। ठीक है, सो इस डिफरेंस को भी यहाँ पर याद रखना। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कैरियर 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप ओपन्स द डोर टू पीपल हेल्पिंग अदर पीपल अंडरस्टैंड द न्यू टीम बेस्ड अप्रोच टू बिजनेस इन ए ग्लोबल इकोनॉमी एंड हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू वर्क फ्रॉम होम और इन ए कोवर्किंग स्पेस। और इसका रीजन दिया हुआ है, सोशल एंटरप्राइजेस टैप मोस्ट लोकल्स एज अ वे टू बोथ provide income for them and answer the call of change in their community। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? अच्छे से अगर इसको आप पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसका आंसर करना, बट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सोल्यूशन हमारा 2 हो यहाँ पर हो जाएगा। सो असर्शन हमारी कह रही है 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप ओपन्स द डोर टू पीपल हेल्पिंग अदर पीपल। तो बिल्कुल सही बात है, 21st सेंचुरी में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो डोर्स को ओपन करती है कि किस तरह से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल एंटरप्राइजेस हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से हम नई जो टीम बेस्ड अप्रोच है उसको फॉलो करेंगे। तो आजकल जो टीम बेस्ड अप्रोच है उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, कंपनीज फॉलो करती हैं। ठीक है, इन ए ग्लोबल बिजनेस इकोनॉमी। और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, वर्क फ्रॉम होम एंड इन ए कोवर्किंग प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही असर्शन हो जाएगी यहाँ पर। 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोगों की हेल्प भी करती है, टीम बेस्ड अप्रोच पे भी चलती है, और उसको ये भी पता है कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है। इसका लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। रीज़न है यहाँ पर बिल्कुल सही। सोशल एंटरप्राइज क्या करते हैं, वो लोकल्स के लिए काम करते हैं, वो उनको लिए इनकम भी जनरेट करने का काम करते हैं, और जो भी उनकी कम्युनिटी में चेंज होता है उसको भी लेकर के आते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। ये पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट कह रही है कि सोशल एंटरप्राइजेस जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में चेंज लाना होता है उसकी ज़रूरत होती है वो भी लेकर के आती है, और इनकम जो जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करती है फॉर द लोकल्स। तो रीज़न हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर, असर्शन भी सही है, लेकिन हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ इनोवेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको इनको मैच करना है। सबसे पहले है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, उसके बाद है डिसरप्टिव इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन एंड रेडिकल इनोवेशन। तो इनके करेक्ट डिस्क्रिप्शन से, इनके मीनिंग से आपको उनको मैच करना है। टेक टाइम एंड मैच दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्यों होगा, डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनोवेशन आपके पास यहाँ पर दिए हुए थे, फर्स्ट के साथ हमने मैच किया सी, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, इंक्रीज वैल्यू टू कस्टमर विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज करके एग्जिस्टिंग मार्केट में कस्टमर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन इस इनोवेशन में तो इन्वॉल्व होती ही हैं, ठीक है। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका आप यूज कर रहे हो टू इंक्रीज द वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। सेकंड है डिसरप्टिव इनोवेशन, इसको हम स्टेल्थ इनोवेशन भी बोलते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाए 2 के साथ, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो डी मैच हो रहा है। डिसरप्टिव इनोवेशन होती है जहां पर हम नई टेक्निक्स को, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में। हम किसी नए मार्केट में जाकर के इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं हम उसी में ऑपरेट करेंगे, लेकिन विद द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। आर्किटेक्चरल इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन के साथ हमने मैच किया गोइंग इन न्यू मार्केट विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो आर्किटेक्चरल इनोवेशन में कंपनीज क्या करती हैं, एक नए मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं, एक नए मार्केट में जाती हैं और जो उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो उन्हीं का यूज करते हैं। एंड रेडिकल इनोवेशन गिव्स वर्थ टू द न्यू इंडस्ट्रीज, इसमें हम टेक्नोलॉजी भी नई ले आते हैं, मार्केट भी नई ले आते हैं। जब हम सब कुछ नई चीजें कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि नई इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पर लेकर के आ जाएं, क्योंकि इनोवेशन भी नई हो रही है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी नई यूज़ हो रही है और एक नया मार्केट भी हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे एक नई इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो रेडिकल इनोवेशन हो जाएगी गिव्स वर्थ टू न्यू इंडस्ट्रीज, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इनोवेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इनोवेशन में जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है। आपके पास यहाँ पर 5 जो है वो स्टेप्स दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, स्क्रीनिंग एंड एडवोकेसी, आइडिया जनरेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अरेंज करिए इसको करेक्ट सीक्वेंस में। इनोवेशन हम कैसे करते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 CBADE। तो सबसे पहले क्या आया, आइडिया जनरेशन। तो सबसे पहले जब भी आप कोई इनोवेशन करोगे, कोई किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप इनोवेट करने जाते हो, तो सबसे पहले आप आइडिया को जनरेट करोगे। अगर आइडिया ही नहीं होगा तो आप इनोवेट कैसे करोगे। तो सबसे पहला काम है आइडिया जनरेशन का। उसके बाद आप आइडिया को स्क्रीन करोगे, हमारा बी ऑप्शन, कि जब आपने आइडियाज जनरेट किया, आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी आइडियाज आपने जनरेट किए हैं वो फीजेबल हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। तो उनको आप यहाँ पर स्क्रीन करोगे कि कौन सा आइडिया हमारे लिए बेटर है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कौन सा आइडिया हमें यहाँ पर लेना चाहिए, कौन से आइडिया की फिजिबिलिटी है कि वो रियल मार्केट में जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो आप अपने आइडिया को स्क्रीन करोगे। थर्ड हमारा ऑप्शन आएगा ए, एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करोगे, जो भी आइडिया आपने स्क्रीनिंग के स्टेज के ऊपर सिलेक्ट किया होगा उसको डेवलप करोगे और उसको आप मार्केट में एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। एक छोटे स्केल के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि जो भी आपकी इनोवेशन है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा, आपके सप्लायर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे अपनी इनोवेशन को। जब एक्सपेरिमेंट में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप उसकी कमर्शियलाइजेशन करोगे, देन डी ऑप्शन। तो जब आप एक्सपेरिमेंटेशन में सक्सेसफुल हो गए हो, अब आप अपने बिजनेस आइडिया को कमर्शियलाइज कर दोगे, रियल मार्केट में उसको उतार दोगे लार्ज स्केल के ऊपर। कमर्शियलाइजेशन के बाद आएगा डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब आपने कमर्शियलाइजेशन उसको कर दी, मार्केट में उतार दिया, तो आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दोगे। जो भी आपकी पॉलिसीज होंगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, आप उनको फॉलो करोगे। और डिफ्यूजन इसकी होगी, डिफ्यूजन क्या होती है कि किस तरह से कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी वो हो जाएगी CBAD एंड E।
Next question is, in which of the following idea generation method experts respond to several rounds of questionnaire and the responses are aggregated and shared with the group after each round? So कौन से idea generation methods में experts several rounds of questionnaires को respond करते हैं और उन responses को फिर हम इकट्ठा कर देते हैं? पैनल डिस्कशन, माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर डेल्फी मेथड? व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, डेल्फी मेथड। सो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं। तो डेल्फी मेथड क्या होता है? इस मेथड में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनर्स को, उन रिस्पॉन्सेज को फिर हम इकट्ठा करते हैं और उस ग्रुप के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बिठा दिया, ठीक है, तो ये कुछ मान लो कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठ गए, तो इस एक्सपर्ट के पास सबसे पहले जो है वो क्वेश्चनर जाएगा, फिर नेक्स्ट के पास, फिर नेक्स्ट के पास, इस तरह से वो घूमता रहेगा और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सेस होंगे उनको हम शेयर करेंगे। और ये सिर्फ एक राउंड नहीं होगा, मल्टीपल राउंड्स होंगे, हम दोबारा उस क्वेश्चनर को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? इसका हमारा पर्पस होता है कि हम जो है वो बेस्ट आइडिया यहाँ पर जनरेट कर पाएं, बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर पाएं, इसलिए सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं और उसके बाद जो बेस्ट आइडिया होता है उसको हम वहां पर पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया जो है वो मल्टीपल एक्सपर्ट्स के पास जा रहा है, उसके बाद उन रिजल्ट्स को हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। इस मेथड को हम कहते हैं डेल्फी मेथड। Next question is, which of the following scheme does not comes under the National Manufacturing Competitiveness Program, यानी कि NMCP? तो NMCP के अंडर कौन सी स्कीम नहीं आती है? बहुत सारी स्कीम्स नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम के अंडर में आती हैं। तो यहाँ पर 5 स्कीम्स आपको दी हुई हैं: एक्सपोर्ट मार्केट प्रमोशन, स्फूर्ति, डिजाइन क्लिनिंग फॉर डिजाइन एंटरप्राइज, लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस एंड कॉयर विकास योजना। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी स्कीम NMCP के अंडर नहीं आती है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ACE ओनली, A, B and E only, C, D and E only या फिर B, C and E only? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा A, B and E only। ठीक है, सो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम जो है इसके अंडर में ये सारी स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो ए बी ई हमारे पास दिया हुआ था। एक्सपोर्ट मार्केट प्रमोशन ये इन स्कीम्स में आपको नहीं मिलेगी, स्फूर्ति भी नहीं होगी और कॉयर विकास योजना भी नहीं होगी। डिजाइन क्लिनिक फॉर डिजाइन एंटरप्राइज एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस ये NMCP के अंडर में आती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, B एंड E ओनली। ये 3 स्कीम्स जो हैं वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम के अंडर नहीं आती हैं। Next question is, Dash scheme facilitates banks loans between 10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ए ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। तो कौन सी स्कीम है जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब borrower एंड एटलीस्ट वन वुमेन पर बैंक ब्रांच? और सेटअप क्या करना है? ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, यानी कि शुरुआत से आपको एक नया एंटरप्राइज सेटअप करना है। कौन सी स्कीम है ये? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, नेशनल SC/ST हब या फिर PM स्वनिधि? बट विल बी द राइट आंसर? तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2016 में। पर्पस था कि वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना, उनको प्रमोट करना, SC/ST कम्युनिटी और वुमेन्स को हेल्प करना कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में बैंक लोन मिलता है बिटवीन द 10 लाख एंड 1 करोड़। ठीक है, और इसमें क्या पर्पस है? पर्पस ये है, जो इसमें प्रोविजन दिया है वो ये है कि पर ब्रांच हमें एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड वन वुमेन बोरोवर को लोन देना है टू सेटअप ए ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रमोट हो। ठीक है, ये जो हमारे एंटरप्राइजेस हैं जिनको हम लोन देंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर में भी हो सकते हैं एंड ट्रेडिंग सेक्टर में भी हो सकते हैं। तो तीनों ही सेक्टर्स में ये यहाँ पर ये हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, और उनके मेन फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इनको मैच करना है। नाबार्ड है, सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड एंड KVIC। तो मैच करिए इनको इनके मेन फंक्शन से। टेक टाइम एंड टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर।
तो राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों ऑप्शन नंबर 3 होगा? नाबार्ड से हमने मैच किया बी ऑप्शन को। प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो नाबार्ड का क्या क्या काम है? नाबार्ड क्रेडिट प्रोवाइड करता है और रेगुलेट करता है क्रेडिट को फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ ही कॉटेज इंडस्ट्री और बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है नाबार्ड। सिडबी का मेन फंक्शन है प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग एमएसएमईज। तो एमएसएमईज को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उनकी प्रमोशन करना, डेवलपमेंट करना, ये सिडबी का काम है। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्रीकल्चर यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए हमने इसको नाबार्ड के साथ मैच किया, बाकी दोनों ऑप्शन सेम ही थे बी एंड सी। एग्रीकल्चर इसको डिफ्रेंशिएट करता है इसलिए नाबार्ड मैच हो जाएगा बी के साथ। सिडबी को हम बी के साथ मैच नहीं कर सकते क्योंकि सिडबी एग्रीकल्चर रिलेटेड फंक्शन नहीं करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड जो है ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन ऑल इश्यूज परटेनिंग टू स्मॉल स्केल सेक्टर। तो एक एडवाइजरी बॉडी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड। और केबीआईसी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका पर्पस है टू प्लान, promote, facilitate, organize and assist in the establishment and development of खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो ये काफी आसान था मैच करना, अगर आपको केवीआईसी से के बारे में पता है 4 के साथ आप ए आसानी से मैच कर पाते। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी वाज लॉन्च्ड इन। सो मुद्रा को कब लॉन्च किया गया था? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? तो राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2015। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुद्रा को लॉन्च किया था 2015 में। इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लो रेट्स के ऊपर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज को लोन प्रोवाइड करता है और फर्दर इस क्रेडिट को वो प्रोवाइड कर देते हैं टू द एमएसएमईज। तो आपको ये याद रखना है कि जो मुद्रा है इसमें जो भी लोन है, जो उनकी जो डिसबर्समेंट है वो होती है बैंक्स और एनबीएफसीज के थ्रू। अगर आपको मुद्रा के तहत लोन चाहिए तो आपको अप्रोच करना होगा बैंक्स और एनबीएफसीज को। इसमें 3 तरह इंटरवेंशन है, इनकी 3 तरह की स्कीम्स हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु में आपको लोन मिलता है अप टू 50,000 तक का, किशोर में मिलेगा 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण में मिलता है 5 लाख से 10 लाख तक का। तो मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की और 50,000 से नीचे आप कोई भी लोन यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच कमेटी स्टेट्स दैट देयर आर सिक कंपनीज, सिक बैंक्स, अनपेड वर्कर्स बट देयर आर हार्डली एनी सिक प्रमोटर्स। तो ये लाइन किसने कही थी कि सिक कंपनीज भी होती हैं, बैंक्स भी, अनपेड वर्कर्स भी हैं, लेकिन कोई भी प्रमोटर सिक नहीं है? कौन सी कमेटी ने ये बात कही थी रिगार्डिंग द सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? ओमकार गोस्वामी कमेटी, एसएस कोहली कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक एसएमईज या फिर तिवारी कमेटी? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओमकार गोस्वामी कमेटी। इस कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था ये पता लगाने के लिए कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो सिक क्यों हो जाती हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। इन्होंने कहा कि देयर आर सिक कंपनीज, जो कंपनीज हैं वो हमें सिक देखने को मिलती हैं, सिक बैंक्स भी हैं, अनपेड वर्कर्स भी हैं। यानी कि बैंक्स में भी प्रॉब्लम दिख रही है, वर्कर्स को भी सैलरी नहीं मिल पा रही है और कंपनीज भी जो है वो सिक हो जा रही हैं। लेकिन देर आर हार्डली एनी सिक प्रमोटर्स, की जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो इनिशियली कंपनी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो सिक नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, एक तरह से क्या कह रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। तो सिक कंपनीज भी हैं, सिक बैंक्स भी हैं, अनपेड वर्कर्स भी हैं, लेकिन हार्डली सिक प्रमोटर्स। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रमोटर्स में है, वो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में। तो ये इसका क्रक्स निकलता है। इस कमेटी ने बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन ऑन एमसीक्यूज रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।